हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सारंग गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव सिन्हा, आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि क्लास 12 से है और क्लास 12 का बिहार बोर्ड के लिए सेकंड चैप्टर और सीबीएसई के लिए फर्स्ट चैप्टर होता है। इसमें हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का दो टाइप देख लिया था, जिसमें हमने देखा था लोअरिंग अ वेपर प्रेशर को, और हमने देख लिया था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक है, यहाँ वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दो दो पॉइंट हमने देख लिया था। ठीक ना। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, और साथ ही साथ एक और टॉपिक हम लोग बात करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि अगर हम इसको हिंदी में देखें तो बोलते हैं हम लोग हिमांक का ये हिमांक को हम लोग डिप्रेस करते हैं। ठीक है, जब इसको बोलते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाए कि डिक्रीज करता है। ठीक ना। तो हम लोग इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो इसके देखने के पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं हिमांक। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं। तो हिमांक होता क्या है कि इफ द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब, किसका? सॉलिड का। अब आप कहिएगा कि सॉलिड का वाष्प दाब कैसे होता है, तो आप लोग देखेंगे कि जब आप फ्रिज का गेट खोलते हैं तो देखिएगा वेपर निकलेगा। ठीक ना। तो वो किस स्टेट का वेपर प्रेशर है पता है? वेपर वो होता है सॉलिड का वेपर। ठीक ना। तो सॉलिड का वेपर, ध्यान से सुनिए, हर एक स्टेट का वेपर बनेगा। तो सॉलिड से निकला वेपर और उसी सब्सटेंस का, उसी मटेरियल का लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पे क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। ठीक ना। तो हम लोग यहां देखें, यानी लोग बोल सकते हैं कि एट फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वो टेम्परेचर जो होगा वही टेम्परेचर उसका क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक ना। तो आप ये बार बार ध्यान से सुन लीजिए कि अगर ये हमारे पास सॉलिड है, ये हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड है, अब ये यहां से क्या हो रहा है कि मेल्ट होके इसका लिक्विड बन रहा है। ठीक ना। तो इसका जो Vp है और इसका जो Vp है, जिस टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब नियत ताप पर, जब इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये ध्यान देना है, क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। वो टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। यानी उस पदार्थ के लिए, उस सब्सटेंस के लिए वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। क्लियर? अब हम लोग आते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि हिमांक का डिप्रेशन, यानी हिमांक गिर जाता है। कैसे गिरता है हिमांक? तो हिमांक गिरने के पीछे हमने पीछे भी बताया पिछले वीडियो में कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी,
तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जितना हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल्स को मिलाएंगे, वो भी कौन सा सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि अवाष्पशील जो घुलने का कण है, जितना ज्यादा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज देखने को मिलता है, इसका मतलब कि हम जब सॉल्यूट के अमाउंट का कंसंट्रेशन यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बढ़ाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये बात है कि फ्रीजिंग पॉइंट में क्या देखने को मिल रहा है, डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक, तो अब फ्रीजिंग पॉइंट गिरेगा यानी कि कहा जा रहा है कि वेपर प्रेशर पहले से चूंकि डिक्रीज कर गया, तो हमने ये बोला था कि वेपर प्रेशर यहाँ सॉलिड और लिक्विड का जिस टेम्परेचर पे बराबर हो जाए। अब क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने मिला दिया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा यानी कि उसके सॉलिड और लिक्विड स्टेट को वेपर प्रेशर को फिर से क्या करना पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ाएगा, तो जाके वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मेंटेन होगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करना है, घटाना है, तो डिप्रेस अगर कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट को घटा रहा है, इसका मतलब है कि अगर इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, अब जब प्योर वाटर का वेपर ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और हमने क्या किया कि उसमें थोड़ा सा शुगर मिला दिया या सॉल्ट मिला दिया, अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाना चाहिए, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा, यानी गिर जाएगा। ठीक ना, अवनमन देखने को मिलता है। तो हिमांक में अवनमन, हिमांक का अवनमन इसका होता है, हिमांक का अवनमन। ठीक ना, हिमांक का अवनमन, गिरना। तो अब जैसे ही हमने पानी में चीनी को मिला दिया या सॉल्ट को मिला दिया है, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिप्रेस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा -1 डिग्री सेल्सियस, या हो सकता है -2 डिग्री सेल्सियस, या हो सकता है -3 डिग्री सेल्सियस हो जाए। समझ में आ रहा है, गिर गया, यानी 0 डिग्री सेल्सियस था, अब टेम्परेचर नीचे चला गया। क्या इसका मतलब है, इसका मतलब है कि -2 डिग्री सेल्सियस पे, -1 डिग्री सेल्सियस पे, -3 डिग्री सेल्सियस पे अब उसका लिक्विड बनेगा या वो सॉलिड बनेगा। यानी कोई अगर हमने सब्सटेंस लिया, पानी लिया था 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो सॉलिड बन रहा था, अब ये -4 डिग्री सेल्सियस पे अगर सॉलिड बनेगा तो इसका फायदा कहां देखने को मिलेगा, इसका फायदा देखने को मिलता है हिली एरियाज में जहां बर्फ गिरता है। अब बर्फ गिरेगा तो बर्फ जहां गिर रहा है वहां देखेंगे बोरे में बगल में नमक रखा जाता है, नमक का बोरा रखा जाता है बर्फ के बगल में। क्या उससे फायदा है, तो फायदा ये होता है कि जो बर्फ है, हम रास्ते में बर्फ गिरा हुआ है तो उस पर हमने नमक को डाल दिया, नमक जैसे ही डालेंगे तो अब ये बर्फ, बाहर के क्लाइमेट का टेम्परेचर मान लीजिए कि -2 डिग्री सेल्सियस है या -1 डिग्री सेल्सियस है, तो बर्फ तो गिरा 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री, -2 डिग्री में बर्फ रहेगा। अब जैसे ही हम नमक डाल देंगे, वो इसके फ्रीजिंग पॉइंट को, यानी कि बर्फ को जमने के लिए अब -4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, और उतना एनवायरमेंट में है नहीं, तो उस समय क्या हो जाएगा, वो बर्फ जो है वो मेल्ट कर जाएगा और रास्ता क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये इसका बेनिफिट है किसका, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में होता क्या है। तो अभी हमने बताया कि ग्राफ को देखिए, ये TF नॉट है, ये TF है, ये TF नॉट है, मतलब ये प्योर स्टेट का है और ये सॉल्यूशन वाला है। ठीक ना, तो ये सॉल्यूशन वाले में देखेंगे हम लोग कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है। जैसे ही देखिए यहां लिक्विड सॉल्वेंट का यहां था टेम्परेचर, प्योर स्टेट में था तो अब, ठीक ना, और सॉल्यूशन जैसे ही बनाया यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया तो यहां पे आ गया उसका फ्रीजिंग पॉइंट, गिर गया ना टेम्परेचर। तो मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे था तो ये -2 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। ठीक ना, समझ आ रहा है, तो ये -2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर गया। क्यों,
तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आपका 0 डिग्री, और जो सोल्यूशन मिला दिए, सोल्यूशन बनाया हमने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो -2 -3 जितना आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते चले जाइए, वेपर प्रेशर गिरता चला जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होता चला जाएगा। क्लियर। अब इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ कि TF है और TF नॉट है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को देखिए, तो यहाँ डेल्टा TF का कंसेप्ट है, यानी कि कितना चेंज निकल रहा है। हम डिप्रेशन देख रहे हैं, एलिवेशन देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमको चेंज निकालना है। तो चेंज जब निकालेंगे तो डेल्टा TF, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TF नॉट माइनस TF। क्यों, हम TF माइनस TF नॉट कर सकते थे, लेकिन कारण इसके पीछे का ये है कि यहाँ ये जो है ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है। सॉल्यूशन मिलाने के बाद जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर रहा है, जिसके कारण फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है। तो प्योर स्टेट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा और जो आपका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होगा, तो यहाँ हम लोग चेंज निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ फॉर्मूला देखें तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या है, तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू M, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M क्या है भाई, तो M जो है वो मोलालिटी है। क्या है, मोलालिटी है। तो यानी कि अमाउंट ऑफ किसको इंडिकेट कर रहा है, अमाउंट ऑफ सल्यूट को इंडिकेट कर रहा है। किसको, अमाउंट ऑफ सल्यूट को इंडिकेट कर रहा है। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक जाहिर है कि कांस्टेंट तो लगेगा, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M होगा, और जिसको हम लोग डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, और मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किसमें, तो ये देखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में। किसमें, ग्राम में। केजी में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ डेल्टा TF डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। KF है, KF का नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से इसको जानते हैं, और एक टेम्परेचर पे अलग होगा। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा या निकालना होगा, लेकिन पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यू निकलेगा। M है मोलालिटी, स्मॉल WB गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल WB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और स्मॉल WA जो है वो गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट है। क्लियर। तो ये ठीक से समझिए, देखिए, और देखने के बाद इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब हमारा अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अभी डायरेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं पढ़ना है। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने के पहले हम लोगों को एक खास टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जो आपके 9th और 10th के बायो के सिलेबस में है, जिस टॉपिक का नाम है ऑस्मोसिस। ठीक ना, हिंदी में इसको बोलते हैं परासरण। परासरण, ठीक ना। तो ये ऑस्मोसिस है। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है कि द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन टू higher concentration through the semi permeable membrane SPM, ये किससे जाता है, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी कि वैसा एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली बोलते हैं उसको, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को अपारगम्य झिल्ली, ठीक ना। अपारगम्य झिल्ली जो है उससे केवल और केवल ये किसको परमिशन देता है पता है, सॉल्यूट को पास करने की अनुमति नहीं देगा, वो खाली पास कराता है सॉल्वेंट को, ठीक ना। तो अब सॉल्वेंट जहां ज्यादा होगा
और ये सॉल्यूशन का नेचर होता है कि वो दोनों तरफ क्या चाहता है, अगर बीच में कोई दीवार लग जाए, और पानी का भी आप देख लीजिए या किसी भी चीज का नेचुरल जो प्रोसेस है वो चाहता है कि इक्विलिब्रियम हर एक जगह क्या रहे, मेंटेन रहे। तो बीच में एक ऐसा दीवार लगा है जहां केवल और केवल सॉल्वेंट ही पास कर सकता है, सॉल्यूट पास नहीं कर सकता है, और कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है। तो क्या तरीका होगा, तो लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन, तो यहां से सॉल्वेंट को पास कराया जाएगा हाई कंसंट्रेशन में, तो क्या होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, और हो सकता है समय के साथ इधर का कंसंट्रेशन और इधर का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो केवल और केवल सॉल्वेंट को पास करने की अनुमति देता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस, परासरण, यानी कि केवल घोलक को ही परमिशन देगा कि तुम जाओ सॉल्यूशन में। अब इसका देखते हैं, पहले हम लोग इसको देखते हैं, इसके बाद उस फिगर को समझेंगे। लो कंसंट्रेशन, लो सॉल्यूट, यानी लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स इसमें कम है। अब यहां क्या है, ज्यादा हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी कि सॉल्यूट का पार्टिकल्स ज्यादा है, मतलब कंसंट्रेशन हाई है। ये लगा हुआ है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक ना। तो एक ऐसा झिल्ली लगा है जो केवल और केवल परमिशन दे रहा है किसको, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट को, दूसरा कुछ नहीं जाएगा, कंसंट्रेशन बराबर करना है। क्या उपाय है कि इधर से जो कंसंट्रेशन जो सॉल्वेंट है उसको क्या कर दिया जाए, सॉल्वेंट को इधर कर दिया जाएगा तो सॉल्वेंट बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक इधर के सॉल्वेंट और सॉल्यूट का रेशियो और इधर के सॉल्वेंट और सॉल्यूट का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। डिफ्यूजन भी आपने क्या देखा है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस, लेकिन उसमें कोई बाउंड्री नहीं होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो यहां देखिए, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन है, एक ऐसा झिल्ली बना हुआ है, एक डिवाइडर लाइन है जो किसको दे रहा है परमिशन, तो देखिए वहां वाटर, प्योर वाटर लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखा है, सॉल्यूशन से प्योर वाटर से किस में जाएगा, सॉल्यूशन में अलाउ करेगा, परमिशन देगा, क्योंकि प्योर वाटर क्या है, तो प्योर वाटर सॉल्वेंट है, घोलक है, ठीक ना। और इसमें डिफ्यूजन के केस में क्या है, कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, डायरेक्ट ये जो गैस है स्प्रेड आउट हो गया, चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। अगर 2-3 गैस है अलग अलग कंटेनर में रखा हुआ है, कंटेनर का बाउंड्री हटाइए, गैस आपस में क्या हो जाएगा, मिक्स कर जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, ऑस्मोसिस देख लिया, अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझते हैं। The pressure required to resist the osmosis is called osmotic pressure. एक एग्जांपल यहां देखना था कि ऑस्मोसिस का कहां हम लोग यूज देखते हैं। तो सबसे सिंपल है कि आप चना जो है, ग्राम को क्या करते हैं कि पानी में डाल देते हैं रात में, अगले दिन जब उठते हैं तो क्या होता है, तो चना जिस तरह से डाले थे उस तरह से था नहीं, चना क्या हो गया, स्वेल हो गया, फूल गया, स्वेल अप हो गया, हो जाता है। अब ये जो चना है वो फूल गया, फूला क्यों, क्योंकि जिस पानी में आपने डाला है और जो चना का छिलका है, जो चना का छिलका है ऊपर से, वो क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है, तो वाटर को अपने अंदर आने की परमिशन दे रहा है, यानी कि सॉल्वेंट को परमिशन दे रहा है अपने अंदर आने के लिए। अब रात भर में जैसे ही आप छोड़ते हैं तो पानी चला जाता है चना के अंदर और चना का साइज पहले से बढ़ जाता है, ठीक ना। ये किसका एग्जाम्पल है, ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। इसी तरह से कोई, अब मान लीजिए तालाब में गया और डूब गया, डूबने के बाद उसका बॉडी जो है वो नहीं मिल रहा है, लेकिन 2-3 दिन बाद देखिएगा तो वो क्या हो जाएगा, बॉडी फूल के ऊपर आ जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे हर एक जो सेल है, टिश्यू जो है, उसके सब के ऊपर क्या है, हमारा जो स्किन है एक तरह से किसका काम कर रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है। और सॉल्वेंट यानी कि पानी जो है वो अंदर जाएगा, तो जैसे ही बॉडी का डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, कम होगा, तो बॉडी एक दिन के बाद ही क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। अब सुनिए, तो ऑस्मोसिस यानी कि ऐसा प्रोसेस है
जिसमें आप देखेंगे यहां कि सॉल्वेंट यहां जा रहा है, ठीक ना, ऑटोमेटिक जा रहा है, स्पॉन्टेनियसली, इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। लेकिन इस प्रोसेस को रोक दिया जाए तो रोका कैसे जाएगा, तो इधर से कुछ क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा ना, जिससे क्या हो जाए, जितना प्रेशर से इधर ये आ रहा था सॉल्वेंट उतना ही प्रेशर हमको लगाना पड़ेगा। तो इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। यानी कि रोकने में, परासरण की प्रक्रिया को रोकने में जितना दाब लगाया जाएगा उस दाब को हम लोग परासरण दाब के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो परासरण दाब, ठीक है। तो परासरण दाब क्या है कि वैसा दाब जो हमको जरूरी है किस प्रक्रिया को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। ध्यान दीजिए, यहां से यहां आया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आ गया किसमें, सॉल्यूशन में, माने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में। सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में आया। हमने क्या किया कि एक एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर से लगा दिया। जब ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो अब क्या होगा, यहां से भी अप्लाई होगा सॉल्वेंट और यहां से भी अप्लाई होगा। अगर बराबर फोर्स हमने लगाया है तो सॉल्वेंट भीतर नहीं जा पाएगा। इस प्रोसेस को, इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि परासरण दाब बोलते हैं, ठीक ना। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर ट्राइंग पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस। कोशिश तो करता है लेकिन हम एक्सटर्नल प्रेशर देके क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। और जो एक्सटर्नल प्रेशर हम देके उसको रोकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी इतना भी धक्का नहीं देना है कि हम उसी को ढकेल के उसके घर में घुस जाएं, ऐसा नहीं करना है। खाली रोकने के लिए जितना दाब लगेगा, जितना प्रेशर लगेगा, वो दाब क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि परासरण दाब कहलाएगा, ठीक ना। लेकिन अब यहां से 3 कंडीशन हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि हमने ज्यादा प्रेशर लगा दिया, ऑस्मोसिस से जो प्रेशर लग रहा था उससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, तो ऑस्मोसिस के अगेंस्ट आपने काम करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस को हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं, जो प्रोसेस कहलाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरओ के नाम से जानते हैं। आरओ, सब लोग इससे परिचित होगा। कितने लोगों के घर में आरओ लगा हुआ है, कितने लोग तो इसका ये पानी पी रहे हैं, मार्केट में जो भी आप पानी पी रहे हैं बॉटल वाला पानी, वो सब कौन सा पानी है, आरओ का ही पानी है, रिवर्स ऑस्मोसिस किया हुआ पानी है। तो बहुत सिंपल इसका प्रोसेस है। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करना है, तो ऑस्मोसिस यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम यहां से आ रहा था यहां बराबर लगा रहे थे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर, अब क्या हुआ कि इतना ज्यादा प्रेशर लगा दिए कि उल्टा सॉल्यूशन से ही क्या हुआ, सॉल्वेंट, जो भी उसमें सॉल्वेंट था, अब ये सॉल्वेंट वाले लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में ही पहुंच गया, उल्टा काम करा दिए प्रेशर देके। अब जो प्रेशर दे रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर, वो क्या दे सकते हैं, तो थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, या थ्रू द मैकेनिकल वर्क आप कोई भी कराइए, एक्सटर्नल प्रेशर उससे लगा सकते हैं। इसीलिए आपने देखा क्या होगा कि जो आरओ का जब पानी, आरओ का जब हम कनेक्शन करते हैं तो उसमें हमको इलेक्ट्रिसिटी लेना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लगता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन क्या करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जो है वो काम करता है कि एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करता है। उसमें क्या होता है कि उसमें आर्टिफिशियल एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया रहता है, जिसके थ्रू, अब पंप एक लगाया हुआ है, मेम्ब्रेन लगाया हुआ है, पानी आएगा, पानी मतलब क्या, इम्प्योर वाटर, और उसके साथ क्या होगा, प्रेशर जब लगाया जाएगा तो मेम्ब्रेन केवल किसको परमिशन देगा, सॉल्वेंट को ही परमिशन देगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन, यानी कि जो गंदा पानी है उसी से सॉल्वेंट बाहर निकलेगा, यानी कि प्योर वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बाहर निकलेगा और क्या हो जाएगा, प्योर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इम्प्यूरिटी आपने देखा होगा कि उसमें एक ऐसा पाइप लगा हुआ है
जो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और जब ये बाहर निकलेगा तो बस सिंपल एक आउटलेट होता है, एक पानी का इनलेट होता है और कंटेनर में प्योर वाटर स्टोर होता है। यही सिंपल सा प्रोसेस है किसका, आरओ का। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ऑस्मोसिस के अगेंस्ट काम करना है, यानी कि उस कंडीशन में, आरओ के कंडीशन में क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा कौन सा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, जो हम रोकने के लिए लगा रहे थे प्रेशर, यानी कि हमारा पाई, और यहां से जो यहां हमने लगाया, ये मान लीजिए कि पाई 1 है और इधर से जो लग रहा था वो क्या था, पाई था। ध्यान दीजिए, ये पाई था और ये क्या है, एक्सटर्नल पाई 1 है। तो यहां पे देखिएगा ये है पाई और ये है पाई 1, तो क्या आएगा, पाई ऑलवेज ग्रेटर देन लेस देन पाई 1, यानी कि अगर जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर से कम रहेगा तभी जाके क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। क्लियर बात समझ में आ गया। ये भी आप देख सकते हैं, अनट्रीटेड वाटर है, प्रेशर हमने इस पे लगाया तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या होने हो गया, हाई कंसंट्रेशन होने के बावजूद भी उल्टा मूव करा दिए, इतना ज्यादा प्रेशर दे दिए। इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरओ। इफ द एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि बाह्य बल जो है, बाह्य दाब जो है, इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ऑकर्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, अब एक फिगर इसका ये भी देख सकते हैं, यानी कि कोई भी इसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं पानी में, या कोई भी एलिमेंट है, वो सब हम लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर देते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से प्योर वाटर में चेंज हो जाता है। और यहाँ एक आउटलेट लगा रहता है, कचरा वाला जो पानी है, जो बेकार पानी है, वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक, इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को ठीक लगेगा। पिछला क्लास भी जाकर देख लेना है, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को कंप्लीट किया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, और साथ ही साथ भांटफ फैक्टर के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास और नॉर्मल मोलर मास की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक धन्यवाद।